नमस्कार। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर महापंचायत में आपका स्वागत। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं हम कि देश में जो चर्चा के मुद्दे हैं अचानक बदल गए हैं। पहले चर्चा होती थी महंगाई की, पहले चर्चा होती थी गरीबी की, पहले चर्चा होती थी रोजगार की, और अब अचानक चर्चा दूसरी दिशा की तरफ चली गई है। कभी ये चर्चा होती है कि वंदे मातरम क्यों नहीं कहा किसी ने, कभी ये चर्चा होती है कि भारत माता की जय क्यों नहीं कहा जा रहा है। और इन सब के साथ साथ एक और बात हुई है। अचानक लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह याद आने लगे हैं, शहीद आजम भगत सिंह याद आने लगे हैं। आखिरकार अंबेडकर और भगत सिंह की याद क्यों आ रही है? खास तौर पे उन लोगों को जिनकी विचारधारा के हमेशा ही ये दोनों शख्स खिलाफ रहे, जिनकी विचारधारा पर उनके जो लेख हैं, जो उनके काम हैं, उनको अगर देखें तो ये बात बहुत साफ हो जाती है कि इन्होंने कभी भी उस विचार का समर्थन नहीं किया। उसके बावजूद कई पार्टियां, लगभग सारी पार्टियां भगत सिंह को और साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर को अपना कहने के लिए, ये बताने के लिए कि हम ही उनके असली वारिस हैं, हम ही उनके लिए उनके रास्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, बेचैन दिखाई देती हैं। आज महापंचायत में हम इसी की जांच पड़ताल करेंगे। महापंचायत में आपको मालूम ही है कि हम एक तरफ कुछ ऐसे लोगों को रखते हैं जो कि इस विषय के माहिर हैं और दूसरी तरफ आम जनता होती है। आज हमारे साथ हैं अमिताभ सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के। आशुतोष पत्रकार भी हैं, विचारक भी हैं और आम आदमी पार्टी में भी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक कुमार, जेएनयू में प्रोफेसर हैं, समाजशास्त्री हैं और एक अलग तरह का विचार रखने के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी जी हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और राम कृपाल सिंह जो पत्रकार हैं, कई प्रमुख अखबारों और मीडिया चैनल्स के प्रमुख रह चुके हैं। और इन सबके साथ साथ अभय सिंह संधू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो भगत सिंह के परिवार से संबंधित हैं। इस पूरी बातचीत को शुरू होने के पहले एक बार देखते हैं कि हाल के दिनों में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर नेताओं ने क्या कहा। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहब आम्बेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। बाबा साहब को समझने के लिए समाज के प्रति संवेदना चाहिए और उस महापुरुष के प्रति भक्ति चाहिए, तब जाकर के संभव है। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा खासकर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ करने से इनसे आसानी से प्रभावित होने वाले नहीं है। बाबा साहब अत्याचार के खिलाफ विरोध के एक प्रतीक थे। वो सिर्फ हमारे देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के थे। अंबेडकर जी से मैं पर्सनली बहुत प्रभावित हूं। अगर उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से मैं आज आपको ये वादा करता हूं कि उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार हर कदम उठाएगी। शोषण और अत्याचार से दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए वो आजादी हम लेकर रहेंगे और वो आजादी इसी संविधान के द्वारा, इसी संसद के द्वारा और इसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हम सुनिश्चित करेंगे। इस मुल्क में ये हमारा सपना है, यही बाबा साहब का सपना था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर कन्हैया कुमार तक सब लोगों की जुबान पर आजकल डॉक्टर अंबेडकर है और ठीक इसी तरह से भगत सिंह भी है। जरा भगत सिंह के बारे में हाल में लोगों ने क्या कहा वो भी देखिए। भारत मां के लाडले वीर सपूत शहीद भगत सिंह जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।
As you know, the biggest victims of the sedition law under the British were Nehru, Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Annie Besant, Bhagat Singh. Yeah, Bhagat Singh was the Kanhaiya Kumar of his time. भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाने वाला और उनका समर्थन करने वाला व्यक्ति कभी भी भगत सिंह नहीं हो सकता। कृपया आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप भगत सिंह का इस प्रकार अपमान मत करिएगा। भगत सिंह की जगह कोई ले नहीं सकता और आज का कोई लड़के वड़के का लेने का तो सवाल ही नहीं था। भगत सिंह एक ही पैदा होगा और भगत सिंह जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। आजादी के लिए सूली पर चढ़े थे, उसी तरह से कन्हैया भी नागरिक आजादी के लिए ये सब खतरे मोल रहे हैं, तो वो भगत सिंह के अनुयायी हैं, ऐसा मैं मानता हूं। भगत सिंह जी ने कहा था कि आजादी केवल अंग्रेजों को देश से भगाने से नहीं आएगी, आजादी तब आएगी जब देश से साम्राज्यवाद दूर हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी और किसान और मजदूर खुशहाली में जिएंगे, तब सच्ची आजादी आएगी। हर एक की जुबान पर नाम है भगत सिंह का, शहीद आजम भगत सिंह का और साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर का। मेरी तरह के एक मामूली पत्रकार को तो सिर्फ एक बात दिखाई देती है, वो ये कि पंजाब में बहुत जल्दी ही चुनाव है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए भगत सिंह याद आ रहे हैं। लेकिन हम इस राजनीतिक टिप्पणी से इस बहस को खत्म नहीं करना चाहते। हम ये समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे, क्या सोचते थे और किस बात के लिए, किस संघर्ष के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और वैसे ही भगत सिंह, जिसको कहते हैं खेलने कूदने के दिन, उस उम्र में क्यों वो फांसी के फंदे से लटक गए, क्यों असेंबली में, संसद जिसको अब कहा जाता है, उसमें बम फेंकने का, पर्चा फेंकने का काम उन्होंने अपने जिम्मे लिया। क्या थी उनकी विचारधारा? क्या वो सिर्फ आतंक फैलाना चाहते थे या उसके पीछे कोई और सोच भी था? उसी सोच को आज हम यहां सामने लाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए मेरा पहला सवाल जो है अमिताभ जी से। अमिताभ जी, डॉक्टर अंबेडकर, अगर हम आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो इतिहास है उसको देखें तो कांग्रेस के से भी सहमत नहीं थे। उन्होंने आज़ादी से पहले ही अपनी अलग पार्टी बना ली थी, चुनाव भी लड़ गए थे। दलितों के लिए उन्होंने अलग से एक वोटिंग कंस्टिट्यूएंसी की मांग की थी और बाद में पुणे पैक्ट हुआ, जिसके बाद की उन्होंने इसको तो वापस ले लिया। और उसके आगे चलकर 1935 के आसपास उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया हूं लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू के रूप में। और 1955-56 में वो बौद्ध हो गए। लेकिन बीजेपी आजकल बड़ा ताल ठोक करके डॉक्टर अंबेडकर के विरासत को संभालने की बात कर रही है। माजरा क्या है, इरादा क्या है? शैलेश जी, आपने बहुत गंभीर विषय को बहुत ही चुटकीपूर्ण तरीके से उठाने की कोशिश की है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, उन्होंने धर्म के बारे में क्या कहा और धर्म परिवर्तन यदि उन्होंने किया, बौद्ध धर्म अपनाया, ये सारे उनके व्यक्तिगत मान्यताएं रही होंगी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश की जनता ही नहीं, दुनिया में एक जो पहचान मिली वो एक संविधानवेत्ता के नाते मिली। वो एक अपूर्व बौद्धिक क्षमता के व्यक्ति थे और इसके कारण उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लेकिन उसके साथ जो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, उनका सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने अंग्रेजों के कुत्सित षड्यंत्र को फेल किया। जब पूना पैक्ट के दौरान उन्होंने जो दलित या हरिजन का जो कंस्टिट्यूएंसी की कोशिश अंग्रेजों ने की थी मुसलमानों के साथ, तो उन्होंने उसको बहुत बुरी तरीके से फेल करवाने में, पहले तो कांग्रेस के साथ मिल करके, कांग्रेस के अंदर विरोध करके उन्होंने कांग्रेस को मानने पर मजबूर किया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए, और फिर बाद में एक कांग्रेस और उनके बीच में समझौता हुआ पूना पैक्ट के नाम से जिसको जाना जाता है। वही, और तब मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो यदि वैसा हुआ होता तो शायद भारत का एक और टुकड़ा हो गया होता, जो कि अंबेडकर के कारण ही नहीं हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूं। लेकिन देखिए, इसमें यदि आप उसके कारण यदि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको आलोचना करे उनकी, या भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को सबसे पहले उन्होंने जलाया था। देखिए, ये कोई भी
जो विषय है नेताओं से संबंधित, चाहे वो अंबेडकर जी हों या भगत सिंह जी हों, इसका संबंध चुनाव से जोड़ना मुझे लगता है कि बहुत सीमित और संकीर्ण मानसिकता है। ये एक प्रतीकवाद है। प्रतीकवाद इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय व्यवस्था जो है वो सगुण ब्रह्म की उपासक है, और सगुण ब्रह्म में हर चीज के लिए कहीं ना कहीं एक प्रतीक पैदा होता है और प्रतीक की आवश्यकता होती है। दुनिया भर में है वैसे तो, मैं तो मानता हूं कि इस्लाम में भी प्रतीक है। अब इसमें यदि प्रतीक की बात हम करते हैं तो भीमराव अंबेडकर भी एक प्रतीक हैं, और वो प्रतीक हैं हिंदुस्तान की एकता के और साथ में दलितों के उत्थान के लिए। यानी आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है अब अंबेडकर को स्वीकार कर चुकी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एकदम इस पे अब शब्द पे आपत्ति है मुझे। आपने जो अब कहा, मुझे इस पे आपत्ति इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश में जो भी मुख्य धारा की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, यदि वो सबों को साथ में लेकर चलने की कोशिश नहीं करेंगी तो वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाएंगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज प्रमुख सत्ता पक्ष है, इसीलिए वो सबों के प्रोफेसर विवेक कुमार जी से जानते हैं कि दरअसल ये जो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के इतनी संवेदना, सहानुभूति एकाएक सभी पार्टियों में खड़ी हो गई है, यानी तो उसके पीछे क्या यही सामान्य लॉजिक है? अमिताभ जी ने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, ये सांकेतिक है, ये सचमुच प्रतीकवाद है। और अगर ये केवल प्रतीकवाद है तो मैं इसका इस्तकबाल करता हूं, लेकिन प्रतीकवाद से और गहरा ताल्लुक रहते हुए 5 चीजों पर आप अगर बहस करें तो मुझे लगता है बाबा साहब को अंगीकार करने के लिए उनको लागू करना बहुत आवश्यक होगा। सबसे पहला जो बाबा साहब अंबेडकर का एक तरह से राजनीतिक चिंतन था वो था स्व प्रतिनिधित्व को। भाजपा अपनी सरकार के अंदर कितना प्रतिनिधित्व दे रही है और भाजपा अपनी पार्टी के अंदर कितना प्रतिनिधित्व दे रही है, संघ अपने अंदर कितना प्रतिनिधित्व दे रही है, इसकी अगर हम पड़ताल करें तो पता चल जाएगा कि कितना सांकेतिक है। उसके बाद अगर हम आगे चले, बाबा साहब द्वारा वास्तविकता में हिंदू धर्म की जो समालोचना की और आकलन किया गया, और उस आधार पर उन्होंने कहा सीधे सीधे कि धार्मिक पुस्तकों को हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। क्या भाजपा अंगीकार करने के लिए तैयार है? संघ अंगीकार करने के लिए तैयार है? उसको पता चल जाना चाहिए। तीसरी बात जो आज के वर्तमान समय के अंदर देखने के लिए मिल रहा है कि ऐसी कौन सी एक योजना भाजपा ने शुरू करी है दलितोत्थान के लिए? कौन सी ऐसी योजना शुरू करी है? केवल बाबा साहेब का चित्र बनाना या उनके ऊपर भाषण करना, ये सचमुच सांकेतिक हो रहा है। एक मिनट आपके पास आऊंगा, आपके पास, लेकिन मैं इसमें फिर विषयांतर हो जाएगा। नहीं, विषयांतर हो जाएगा। मैं प्रोफेसर रहे हैं जेएनयू में, जहां का मैं छात्र रहा हूं, हम लोग सहपाठी लगभग रहे हैं। ये इनको मैं हिंदी का ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैंने प्रतीक शब्द का प्रयोग किया, संकेत का नहीं। थोड़ा सा ये अपना ज्ञान बढ़ाएं। प्रतीक बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है नहीं विवेक जी, प्रतीकात्मक बिल्कुल नहीं। मैं सिंबल में समाजशास्त्री हूं, प्रतीक का अर्थ समझता हूं। मैं भी कानूनविद हूं। नहीं सुनिए, मैं भी लॉयर हूं। नहीं मैं भी लॉयर हूं। देखिए प्रतीक और संकेत पर फिर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं जरा रामकृपाल जी से ये जानना चाहता हूँ। रामकृपाल जी, सांकेतिकता सतही शब्द है और प्रतीकात्मक उससे ज्यादा सही सतही है। नहीं, प्रतीक आप सिंबल, चलिए मैं माफी चाहूंगा, इस बात को हम यहीं रोकेंगे क्योंकि इस पर हम फिर बात करेंगे। मैं जो मूल बहस है उसको ले जाना चाहता हूं। रामकृपाल जी, मेरा सवाल आपके सामने ये है कि ये बात सही है कि जब पहली सरकार बनी देश की पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो डॉक्टर अंबेडकर उसमें कानून मंत्री बने, संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने, लेकिन वो कांग्रेस में उस तरह से नहीं रहे। कांग्रेस 30s 40s में उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली, और उसके बाद भी कांग्रेस जो है वो दावा ठोकती रहती है कि अंबेडकर तो हमारे, सिर्फ इसलिए कि उस सरकार में भी वो कांग्रेसी सदस्य के रूप में शामिल नहीं हुए थे। देखिए शैलेश जी, मैं ये सवाल उठाता हूं कि एक पत्रकार के नाते ये हमें पढ़ाया गया है कि कोई आज क्यों, कोई चीज अगर वो घटना आज से संबंधित नहीं है, अगर मैं किसी चीज को कोई खबर लाता हूं तो सबसे पहले जो भी होता है वो पूछता है कि भाई व्हाई टुडे, व्हाट इज द न्यूज़ पे, आज इसका प्रसंग क्या है। तो मुझे पहला सवाल तो इस बात का है कि
अचानक ये 2016 में भगत सिंह, सावरकर, राजगुरु, तमाम अम्बेडकर, ये सारे नाम अचानक क्यों आ रहे हैं? 1960 से मैं कम से कम राजनीतिक, हल्का सा मुझे याद है, 1960 से लेकर 2016, आज करीब 56 साल हो गए। 56 साल में ये तो होता रहा, मैंने देखा है, हर बार इलेक्शन देखे हैं, हर चीज़ कि बहुत सारे मुद्दे अब मांगे गए हैं। अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर को याद किया गया है, सेमिनारों में, सभागारों में अंबेडकर पर साल भर बहस चली हो, भगत सिंह पर चली हो, अलग अलग लोग हैं, शोधार्थी हैं, लोग करते रहे हैं। लेकिन इलेक्शन में हमारे उन शहीदों को आज तक कभी भी इलेक्शन मीटिंग तक, पब्लिक मीटिंग तक नहीं घसीटा गया था। मुझे लग रहा है कि 2016 में ये भी हो जाएगा। और मैं भगवत शरण उपाध्याय की एक लाइन सिर्फ आपको कोट कर रहा हूँ, वो अच्छे दार्शनिक थे, इतिहासकार थे और वो बहुत माने जाने वो हैं। उन्होंने लिखा था, अतीत की विशेषता इसी में है को वर्तमान को जन्म दे और नष्ट हो जाए। आप जब भी हमारा वर्तमान डरावना होता है और भविष्य, बल्कि कहिए वर्तमान बहुत काला होता है और भविष्य डरावना होता है, तो हम मजबूरन इतिहास की कुछ चीज़ों को निकाल करके ले आते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके बहाने एक इशू बन जाए। सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारी कुवत नहीं है उनका मूल्यांकन करने की। आज उनका मूल्यांकन किया जा रहा है कि वो थे कि नहीं। जो आप जाहिर सी बताइए, बात है कि ये जो है एक राजनीतिक कोशिश की तरह दिखाई देती है। राजीव जी, देखिए, ये कांग्रेस को अचानक क्या हो गया कि वो डॉक्टर अंबेडकर कभी कांग्रेसी नहीं रहे। डॉक्टर अंबेडकर की अपनी एक सोच थी शोषित और दलित समाज को लेकर के। ये सही है कि गांधी जी ने हरिजन के उत्थान के नाम पर थोड़े से काम किए, लेकिन जो काम करना चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर वो क्रांतिकारी थे। वो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हिंदू धर्म पूरा का पूरा रिचुअल्स पर आधारित है और इनको उठाकर फेंक देना ही इस देश के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। देखिए शैलेश जी, कांग्रेस तो इसको नहीं मानती। शैलेश जी, नहीं, ऐसा नहीं है शैलेश जी। जो दो महापुरुषों के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ पैनल में जितने लोग बाग बैठे हैं, हम लोग बाग उनके फॉलोअर हो सकते हैं, उनके समकक्ष नहीं हो सकते। अंबेडकर साहब ने 1940 में एक मूवमेंट चलाया था कि सांप्रदायिकता के विरोध में अपने वर्कर्स को तैयार करना शुरू किया और भारत का विभाजन नामक पुस्तक में अपने कुछ विचार रखे। उन विचारों में मैं 2 लाइन पढ़ देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे कि अंबेडकर साहब किस तरह का देश चाहते थे। ब्रिटेन आक्रामक बहुसंख्यक हिंदू को सत्ता सौंपने और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर अल्पसंख्यकों से अपनी इच्छा अनुसार निपटने की सहमति नहीं दे सकता। इससे साम्राज्यवाद का अंत नहीं होगा, इससे तो एक और साम्राज्यवाद का उदय हो जाएगा। ये अंबेडकर साहब कहते हैं। अंबेडकर साहब टोटली जो हिंदू रिचुअल्स है, जिन रिचुअल से एक गैर बराबरी होती है सभी कास्ट में, उसके घोर विरोधी हैं। और एक जगह वो यहां तक चले जाते हैं कि राष्ट्र में से और दलितों के हितों में से अगर मुझे कुछ चुनना होगा तो मैं राष्ट्र को छोड़ करके दलित के हित चिंतक रह करके दलित के हितों को लेकर के चलूंगा। अंबेडकर ये कहते हैं। क्या राजनीतिक पार्टियां इस पे मुतमईन है? क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए? एक विषय है जिसपे भारतीय जनता पार्टी और संघ अपना एक विचारधारा रखते हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी बार बार स्पष्टीकरण देते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, जबकि आरएसएस के प्रचारक कहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। सांप्रदायिकता पे जो विचार हैं अंबेडकर साहब के, क्या लव जिहाद का कहीं वो समर्थन करते हैं? क्या वो घर वापसी का कहीं कोई समर्थन करते हैं? इन विषयों पे तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। अगर अंबेडकर साहब की नीतियों को या उनके विचारों को हम आत्मसात नहीं कर सकते तो हम निश्चित रूप से एक हिपोक्रेट पार्टी में रह करके या हिपोक्रेटिक समाज की रचना करने का काम करते हैं। अंबेडकर इन नौजवानों के रोजगार के लिए चिंतित हैं। अंबेडकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए चिंतित हैं। अंबेडकर जातीय भेद को मिटाने के लिए चिंतित हैं। क्या राजनीतिक पार्टी होते हुए भारतीय जनता पार्टी या सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी लेकिन मैं सिर्फ आपको बीच में सिर्फ यहां टोकूंगा कि वो जो कहते थे कि जातियां जिस तरह से तोड़ना चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर, ना तो कांग्रेस ने उसके लिए काम किया, ना ही भारतीय जनता पार्टी अभी तक काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगला सवाल आशुतोष जी, ये जो होड़ है कि अंबेडकर की विरासत मेरे पास, भगत सिंह की विरासत मेरे पास, अभी हमने भगत सिंह पर बात शुरू नहीं की है, इसके तुरंत बात करेंगे। तो क्या ये नहीं लगता कि सचमुच में ही
लोगों को गुमराह करके और अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की एक और कोशिश हो रही है, या सचमुच लोगों की श्रद्धा डॉक्टर अंबेडकर की तरफ अचानक से बढ़ गई? देखिए शैलेश जी, इसके दो पहलू हैं। पहले पहलू को मैं बहुत पॉजिटिव संदर्भ में देखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अंबेडकर के बहाने जो बहस शुरू हुई है, कम से कम इस देश और इस समाज ने जो ऐतिहासिक भूल जो सदियों तक की है उसको सुधारने का काम अगर आज वो कर रही है, अगर अंबेडकर के बहाने उनको याद करने का काम कर रही है, तो ये एक अच्छी पहल है और अच्छा इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। पहला पहलू उसका ये है। दूसरा पहलू उसका यह है कि ये जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो एक समग्र विचार था, जिसमें अंबेडकर साहब के लिए भी जगह थी, जिसमें भगत सिंह के लिए भी जगह थी, जिसमें अहिंसावादी गांधी जी के लिए भी जगह थी, और जिसमें और तमाम समाजवादी साम्यवादी सोच के लोगों के लिए भी जगह थी, और उसमें हिंदूवादी सोच के लोगों के लिए भी जगह थी। अब लगता है कि उस पूरी बहस में जो संविधानवाद आया, उस संविधानवाद के तहत अगर आप ध्यान से देखिए तो बाबा साहब अंबेडकर को संविधान के निर्माता के तौर पर देखा जरूर दिया गया, लेकिन दलितों के साथ जो न्याय होना चाहिए वो न्याय हुआ नहीं। आज हम 2016 में बैठकर ये कह सकते हैं, कम से कम कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे दलित की बेटी या दलित का बेटा वहां मुख्यमंत्री के तौर पर खड़ा हो सकता है और उसको दूसरी जातियां उसको समर्थन कर सकती हैं। ये क्यों संभव है? ये इसलिए संभव है क्योंकि यही अंबेडकरवाद का हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि इस देश ने एक गलत परंपरा रही है, जो मार्टिन लूथर किंग जिस अश्वेत की लड़ाई लड़ते रहे हैं, हमारे यहां यह था कि अगर आप वेद के कुछ ऋचाओं को अगर आप सुन लेंगे दलित, तो उसके कान में सीसा या पारा डाल देना पड़ेगा। क्या हम आज उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आपने जो दोनों विषय आपने जो दोनों व्यक्तियों को चुना है, भगत सिंह को चुना और अंबेडकर को चुना। अंबेडकर साहब धर्म को, हिंदू धर्म को एक ऐसी कसौटी पर लाकर खड़ा करते हैं और उसका नकार करते हैं कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं मैं। ये हिंदू धर्म को नकारते हैं एक तरीके से। और भगत सिंह जिन्होंने बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, वहां वो ईश्वर की अवधारणा पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो अगर आज हम एक आध्यात्मिक मुल्क होने के नाते अगर हम ये मान लें कि एक नास्तिक व्यक्तियों के कंट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो एक समग्र दृष्टि जो भारतीय समाज की चेतना की है, जो संवेदना की है, तो कम से कम उसका स्वागत करना चाहिए। भले ही वोट की दृष्टि से सारी पार्टियां उनको याद कर रही हों, ये एक महज एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री हो सकता है, बट कहीं ना कहीं समाज और इतिहास अगर उस दिशा में जा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। निश्चित तौर पर। जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह, ये तो वो शख्सियतें हैं जिनके आगे सारा देश नतमस्तक हो जाता है, और शायद इसी श्रद्धा को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी बन जाती है कि इन बड़े नामों का चुनावों में सहारा लेना। लेकिन जो बात समझ से बाहर है वो ये है कि कैसे शशि थरूर को कन्हैया में भगत सिंह नजर आ जाता है, और दूसरा कैसे कपिल मिश्रा जो हैं वो आज ये स्टेटमेंट देते हैं कि आज की पार्लियामेंट में हमें भगत सिंह चाहिए और उसके धमाके चाहिए। अगर जवाब दे सकें तो। जाहिर सी बात है कि ये जवाब दो जगह पहुंच रहा है। एक तो कपिल मिश्रा, मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में आप कहें। देखिए, भगत सिंह की जो पूरा चिंतन है, अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो भगत सिंह ने हर वो काम किया है जो आरएसएस या बीजेपी या हिंदुत्ववादी सोच के एकदम खिलाफ है। मैं आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको ईश्वर में आस्था है या नहीं, और जो आदमी ईश्वर को नकार करता है क्या उसको अपना इष्ट देव मानते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, भगत सिंह ने हमेशा वामपंथी विचारधारा के बारे में बात किया, लेनिन से अत्यधिक प्रभावित है और इस देश के अंदर सर्वहारा क्रांति करना चाहते थे। तो जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम पर, चूंकि वहां पे वामपंथ है, इसलिए उसको देशद्रोही साबित करने की जो कोशिश है, तो ये संघ के लोगों दूसरा कुछ बात कर रहे हैं। मैं अपना जवाब पूछा गया है, मैं जवाब दे दूं, जवाब उसका भी जवाब देना बनता है। एक मिनट में जवाब है ना। मेरा सवाल, मैं ये कह रहा था कि भाई आप एक तरफ भगत सिंह को इस देश का सबसे बड़ा नायक मानते हो, वही विचारधारा मानती है, और उसी कन्हैया कुमार को खड़ा होकर आप कहते हो देशद्रोही। जवाहरलाल नेहरू के एक मैं जवाब दे रहा हूं ना, उसी वामपंथ को। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कपिल मिश्रा ने यह बात कही तो कपिल मिश्रा की बात कहने मुझे तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आता किसी तरीके का। क्यों गड़बड़ नजर आएगा? किस लिए नजर आना चाहिए? जब भगत सिंह ने बम फेंका तो भगत सिंह ने कहा कि मैं बड़ा बम भी फेंक सकता था, लेकिन मैंने नहीं फेंका। मैंने बड़ा बम नहीं फेंका क्योंकि मैं अपनी बात को समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था।
आप उसके प्रतीकों को समझने की कोशिश करिए। इस संसद के अंदर बैठे हुए लोग अगर आज बहुत अच्छे होते तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 70 में 67 सीटें नहीं मिलती। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इस भाव को समझिए आप। जाहिर सी बात है कि ये है। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मैं एक जवाब देना चाहूंगा, एक आपके बाद आऊंगा। अभय सिंह संधू जी हमारे साथ हैं, भगत सिंह जी के, शहीद भगत सिंह जी के भतीजे हैं। आज जो ये अचानक लोगों के बीच, खासतौर पे राजनीतिक दलों के बीच ये होड़ सी दिखाई दे रही है कि भगत सिंह को अपना मतलब वो ये घोषित कर दें कि भगत सिंह के असली उत्तराधिकारी तो हम ही हैं। कितनी सच्चाई इसमें आपको लगती? देखिए, पिछले 70 साल हो गए इस आज़ादी को। ये सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनके नाम का इस्तेमाल करती रही हैं। जैसे जैसे किसको सूट किया उसने उस हिसाब से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। अभी चुनाव आने वाले हैं, खासतौर पे पंजाब पे 17 में चुनाव आने हैं, तो लोगों को लग रहा है कि ये अपनी जो उनकी जो कमियां हैं, जो उनकी किसी तरह की नाकामियां हैं, उसको छुपाने के लिए किसी न किसी का सहारा लेने की बात आ रही है। तो आज की जो सरकारें हैं, खासतौर पे पंजाब में, वो अपने हर काम में फेल हुई हैं। भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, नशेबाजी यहाँ सबसे ज्यादा हो रही है, और किसी तरह का भी जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो टॉलरेंस नहीं है लोगों में, लोग बेरोजगार हैं और इतनी महंगाई हो रही है। सब चीजों को ये एक डाइवर्शन करने के लिए, दूसरी चीजों के लिए डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को ध्यान बटाने के लिए ये एक शहीद आजम का नाम, कभी अम्बेडकर जी का नाम या सावरकर जी से कहीं तुलना करना, ये सारी बातें जो हैं ये सरकारों के ऐसे एक षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है कि जिसमें ये चीजें उनको लोगों को डाइवर्ट करना चाहती हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं। मेरा एक सवाल और है, एक सवाल और आपसे है कि दिल्ली सरकार ने अभी भगत सिंह जी की एक मूर्ति लगाई है। आप सुन ले मेरा सवाल। दिल्ली सरकार ने अभी शहीद भगत सिंह जी की एक मूर्ति लगाई है। उस मूर्ति में उनको हैट पहने हुए दिखाया गया है, और आज एक बयान आ गया कि ये गलत है, उनको पगड़ी में दिखाना चाहिए। और किसी ने यह भी कह दिया कि अगर सरकार ने नहीं बदला तो हम जाकर बदल देंगे। तो ये जो हमने दोनों ही तस्वीरें सभी लोगों ने देखी है, पगड़ी में जिसमें वो सरदार हैं, और उसके अलावा हैट में भी है। तो आपको क्या लगता है कि आइडियोलॉजिकली आज भगत सिंह को सिर्फ पगड़ी में बांधने की जरूरत है? देखिए, ये जो हैट वाली तस्वीर है उनकी सबसे आखिरी तस्वीर यही है, और सारी दुनिया में यही तस्वीर जो है वो प्रचलित है। और छोटे से छोटा बच्चा भी जो है, जो थोड़ा बहुत भी भगत सिंह के नाम को जानता है, वो इमीडिएटली उसको पहचान होती है कि ये भगत सिंह की तस्वीर है। दूसरी बात, जो पगड़ी वाली तस्वीर है वो उनकी अर्ली एज की है, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, ड्रामेटिक क्लब में थे, उसमें उस समय की वो तस्वीर है जो पगड़ी वाली है। और एक तस्वीर उनकी जो पहली बार जब अरेस्ट हुए हैं, उसमें वो चारपाई पे बैठे हैं और उनके केस खुले हैं। और ये कहीं भी किसी भी धर्म में नहीं है कि कोई खुले केस वाली जो है तस्वीर जो है आमतौर पे लगाई जाती है। आज तस्वीरों की बात ना करके उनके विचारों पे चर्चा करनी चाहिए, ना कि उनके लिबास पे, उनके पहनावे पे ऊपर बात करनी चाहिए। किसी भी सरकार ने अभी तक कहीं किसी असेंबली परिसर में शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की जो है वो नहीं लगाई। ये पहली बार है कि शायद ये इस दिल्ली सरकार ने ये काम किया है, और ये सराहनीय काम है। सबको इसकी तारीफ करनी चाहिए जो शहीदों के प्रति जिनको भी थोड़ी बहुत श्रद्धा है। एक ये इस जगह पे ये स्टैचू लगाए गए हैं जहां से हर एमएलए, हर विधायक जो है वो अंदर जाएगा तो उसके दिल में एक बात रहेगी कि मैं इस शहीदों के प्रति मुझे अपनी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। जिस सोच को लेके इन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। अभय सिंह जी, हम आपके पास फिर वापस आते हैं। एक वचनबद्ध रहेगा अपने आप को, ये सोचता हुआ अपना सवाल पूछिए। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। सर, जैसे कि आप पार्टी के देख लीजिए और कांग्रेस के देख लीजिए या फिर किसी भी पार्टी के देख लीजिए, भगत सिंह जैसे इंसान को कन्हैया के साथ कंपेयर किया जाता है कि उन्होंने भी आज़ादी के बारे में बोला और भगत सिंह ने भी बोला। तो लेकिन भगत सिंह ने तो ऐसा करके दिखाया। वेल डन इज ऑलवेज बेटर देन वेल सेड। स्टॉप कन्हैया,
100 कन्हैया इस देश में आ जाएंगे, लेकिन एक भगत सिंह लाके दिखा दो। बिल्कुल सही आखिर कैसे भगत सिंह के साथ कंपेयर कर दिया? बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत पुरानी बात होती है, हर आदमी कहता है कि एक भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोस में हो। ये तो हमारे देश की एक स्थिति रही है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप प्रोफेसर साहब इसका जवाब दें, क्योंकि बाकी लोग तो अपने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से, कि अचानक कन्हैया कुमार की तुलना चाहे हल्के फुल्के ढंग से ही हो भगत सिंह से कर दिया। ये भी जेएनयू से हैं, अमिताभ जी भी जेएनयू से हैं, और दोनों ही देशद्रोही नहीं है। नहीं है आजकल ये फैशन चल रहा है ना कि जेएनयू आप भी जेएनयू से हैं, तीनों ही देशद्रोही नहीं है। लेकिन ये तीनों इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ अमिताभ जी जेएनयू से बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई और प्रवक्ता बैठा होता तो कहते ये भी हो सकता है जेएनयू के देशद्रोही। उस बच्ची ने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया गया। यही देश के साथ होता है। आम आदमी अगर सवाल करे तो उसको टालने की प्रवृत्ति, उसका सवाल बहुत सीधा था कि कन्हैया कुमार से भगत सिंह की तुलना करना, कन्हैया कुमार को बताना उचित था या अनुचित। तो आपने जवाब लेने की कोशिश की। मुझे लगता है अभी तक उस लड़की को जवाब नहीं मिला है जी। प्लीज, इसलिए मैंने जवाब मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति के पास इसलिए गया कि देखिए किसी भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी की जो ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व है, किसी भी कोई नहीं बन सकता। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह अकेले पैदा हुए देश में, किसी भी भगत सिंह, उसके अलावा कोई भगत सिंह नहीं पूछ रही है। लेकिन आप उस टाइम को इस टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते सर। उस टाइम वो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे सर, लेकिन अभी हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, तो आप कन्हैया को भगत सिंह से कैसे कंपेयर कर सकते हो? देखिए सुनिए, मैं राजू जी बिल्कुल आप दे दीजिए। जो उन्होंने यातनाएं सही, भगत सिंह जी शहीद है आजम भगत सिंह ने जो यातनाएं सही है, जो कोई भी जेल देख के आए ना, 1.5 फुट की जो जेल थी जिसमें उन्होंने वहीं लैट्रिन करनी है, वहीं खाना खाना है, वो यातनाएं साथ जीवन में मिल भी नहीं सकती किसी को, ना वो बनेंगे आगे। वो भगत सिंह उनके नाम से लोगों समझते नहीं, लोगों की भावनाओं पे ठेस पहुंच रहा है उससे बहुत ज्यादा। भगत सिंह हमारी भावनाओं और हमारी आत्माओं में बसते हैं और भगत सिंह जी का सभी सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बताऊं, आजादी मिलने के बाद और 67-68 साल होने के बाद भी आज भी समाज में बहुत बराबरी की जरूरत है। आज भी समाज में जो लोग बात प्रश्न उठाते हैं उनकी एक तुलना की जाती है। देखिए मैं आपको स्पष्ट बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेल्सन मंडेला से तुलना की किसकी बोला? प्रकाश सिंह बादल जी की, जिन्होंने संविधान की प्रतियां फूंकने का काम किया। मैं समझता हूं कि ये तुलनाएं जो हैं इनका, या मार्टिन लूथर किंग से किसी की तुलना कर देना, ये बहुत आसान चीज नहीं है। आसान चीज नहीं। अलग अलग समय पर उन लोगों ने अलग अलग तरह से संघर्ष किया। मैं फिर से एक बार अभय सिंह जी के पास चलता हूं। जिस तरह से ये जो तुलना करने की जो ये राजनीति हो रही है, और मैं चाहूंगा कि जरा वो 1-2 बिंदु बताएं जो असल में भगत सिंह चाहते थे। देखिए, उनका कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जो उन्होंने अपने जीवन में कहा, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने सारा ये पूरा ऐसे इतिहास ही दोहरा दिया है, वो बिल्कुल नहीं हो सकती। पर जो आज जिस विषय पे बात हो रही है कन्हैया की और शशि थरूर की, शशि थरूर ने जो बोला है उसके मुंह में तो जबरदस्ती भगत सिंह का नाम डाला गया। वो तो भगत सिंह के नाम से तो उनको डर लगता था सबको। ये कभी ये उनकी तुलना भी नहीं करने चाहते और ना उनको कर सकते हैं। और जहां तक शहीद आजम भगत सिंह जी की बात है, जब आजादी की लड़ाई में लगे हुए थे तो उस समय पे आजादी की जो लड़ाई थी उसकी मध्यम हो चुकी थी, धीरे हो चुकी थी, उसको दोबारा मूवमेंट की जरूरत थी। तो शहीद आजम ने खुद इस रास्ते को चुना कि बम फेंका, और बम में भी एक क्रैकर था जो उसमें किसी को नुकसान ना पहुंचे, और खुद अपनी गिरफ्तारी दी ताकि लोगों को अपना संदेश भेज सकें, कोर्ट को अपना प्लेटफॉर्म बना के लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकें। ये सारा कुछ करने के बाद जब फांसी की बात आई तो वो फांसी के लिए माफी भी मांग सकते थे, अपनी रिहाई भी हो सकती थी। उन्होंने फांसी के खिलाफ अपील जो किया उसमें यह लिखा कि हम वार प्रिजनर हैं, हमें फांसी ना दी जाए, हमें गोली से उड़ाया जाए। और उनका कहना यह उन्होंने कहा था कि हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं, और उसके पहले प्रोफेसर साहब, मैं जो बुनियादी सवाल है वो अभी भी रह गया है कि जो लोग, मैं अभी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन
जो लोग भगत सिंह या डॉक्टर अंबेडकर उनकी विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, न पहले थे उनके जीवन काल में, न आज है, आज वो लोग उनका नाम लेकर क्या हासिल करना चाहते हैं। और उससे से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि आखिरकार एक बड़ा हिस्सा है जो गुमराह हो सकता है और उनकी बातों में फंस सकता है। तो किस कसौटी पे उनको कसना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि इनके इरादे क्या हैं, जो लोग आज भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि जो विचारधाराएं हैं और जो राजनीतिक दल हैं, कहीं ना कहीं उनके नायक अब चुक चुके हैं। उनके नायकों की स्वीकार्यता जन सामान्य के अंदर दिखाई नहीं पड़ रही है। और जिन नायकों को दरकिनार किया गया था, जिन नायकों की विचारधारा को, जिन भदंत अदंत कौशलायन कहा करते थे कि लोग गांधी को भुला देना चाहते हैं लेकिन सरकार उनको भूलने नहीं देती, और सरकार बाबा साहब अंबेडकर को भुला देना चाहती है लेकिन लोग भूलने नहीं देते। बिल्कुल। तो ये जो एक नायकों का एक तरह से अब हद से ज्यादा, स्थापित नायकों का हद से ज्यादा उपयोग हो चुका है। और जो जनता दबी कुचली थी, किनारे की गई थी, हाशिए पर थी, उनके नायक आज स्वीकार्यता के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप अपने नायकों को ले जाकर के अब उनको नहीं भरमा सकते, तो आप नए नायकों का सृजन कर रहे हैं। उस सृजन के रूप में नायक तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नायकों की विचारधाराएं दरकिनार की जा रही हैं, उनके द्वारा दिए गए कार्यक्रम कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो अगर वास्तविकता में आज व्यक्ति को चुनना है कि उनके नायकों के साथ साथ क्या उनकी विचारधाराओं को स्वीकार्यता है, तो पार्टी के कार्यक्रमों को देखना पड़ेगा। मैं आरक्षण की बहस चल रही थी, आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तविकता में उसको खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर निहित जो मूल्य हैं उनको आप क्लास सी और क्लास डी के कार्यक्रम का जो पोस्ट है उनको खत्म कर दिया गया। अब मैन पावर एजेंसी से क्लास सी और क्लास डी में लिया जा रहा है, और उसकी जरूरत नहीं है कि उसके अंदर रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा। तो आरक्षण अब खत्म हो गया है, वास्तविकता में अपने आप ही खत्म हो गया, अपने आप खत्म हो गया। आशुतोष जी, अभी मैं प्रधानमंत्री जी का मैं भाषण सुन रहा था, जितना प्रेम, जितनी संवेदना, जितना आह्लाद उनमें नजर आया। मैं दो चीजें कहूंगा, उसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा। पहली बात तो मैं खुद बाबा साहब अंबेडकर का एक कोट आपको पढ़ के सुना देता हूं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब का नाम है। पेज नंबर 358 पर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या लिखा है। उन्होंने कहा, अगर हिंदू राज सचमुच एक वास्तविकता बन जाता है तो इसमें संदेह नहीं कि यह देश के खिलाफ एक भयानक विपत्ति होगी। हिंदू राज एक भयानक विपत्ति होगी क्योंकि यह स्वाधीनता, समता और बंधुत्व के लिए खतरा है। और आगे कहा है, इस दृष्टि से यह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। हिंदू राज को हर कीमत पर उसका विरोध किया जाना चाहिए और बनने से रोकना चाहिए। पहला चीज। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी अच्छा भाषण जरूर देते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उनके ही अपने मंत्री ने उस रोहित वेमुला को एंटी नेशनल घोषित करने की कोशिश की और उसको वहां से निकलवा के उसको एकदम सड़क के किनारे फेंक दिया। तीसरी चीज, हमारे बगल में विवेक जी बैठे हुए हैं, ये दलित समाज से हैं। ये ग्वालियर में गए इन्होंने भाषण देने के लिए, वहां पर एबीवीपी के लोगों ने इनके ऊपर फायरिंग की और किसी तरीके से रात को 12 बजे बच के निकले। इसके बाद जहां जहां इन्होंने जाके भाषण देने की कोशिश की, अंबेडकर के मसले पर इनको कहीं भी इनको भाषण देने नहीं दिया गया। तो ये फर्क है, ये फर्क है। प्रधानमंत्री जी बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं, क्या वाकई में अंबेडकर की विचारधारा को अपने मन में उतारने को तैयार है आरएसएस, बीजेपी? मेरा सवाल ये कि आज ये उनकी मजबूरी है अंबेडकर के बारे में बात करना, सिर्फ मजबूरी है, क्योंकि उससे उनको लेजिटिमेसी मिलती, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम एक सवाल वहां पब्लिक से लेते हैं और उसके बाद फिर अमिताभ जी के पास सर ने बहुत ब्यूटीफुली कोट किया कि अगर तुम्हारा प्रेजेंट काला है और फ्यूचर डरावना है तो हम पास से अपने लिंक कर सकते हैं लोगों को समझाने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं, वो अगर भगत सिंह को या डॉक्टर अंबेडकर को लिंकअप कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? वो ओरेटर है, वो हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, वो लीडर है हमारे। तो इसमें बिल्कुल सही सवाल है। अमिताभ जी आप ही जवाब दीजिए।
मैं अभी आशुतोष जी की बात का जवाब दूंगा और राजीव जी की भी। मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त दीजिए। देखिए जी, हमारे पास अब समय थोड़ा बिल्कुल कम है। पहले तो मैं विवेक जी से की बात से, क्योंकि समाजशास्त्री इन्होंने कहा भी, ये एक इवोल्यूशन नाम का एक शब्द भी आता है समाजशास्त्र में, उसको ये शायद भूल रहे हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो पहले नहीं हुई वो बाद में धीरे धीरे इवॉल्व होकर होती है। यदि पीछे की कुछ गलतियां हुई हैं इतिहास में, और इतिहास में यदि दलितों का 70 साल के बाद आज गरीबी को बेचने की कोशिश हमेशा होती है शैलेश जी, हमेशा गरीब गरीब गरीब। राजीव जी से मैं पूछता हूँ 70 साल में 61 साल इनका शासन रहा, आज भी गरीबी की बात क्यों होती है? और गरीब कहना आजकल के एक फैशन है, ये क्यों है? ये खत्म होना चाहिए। देश में जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो दलित हो या सवर्ण हो। 1 मिनट, मैं बहुत सम्मान से आपको सुनता हूँ विवेक जी। आप नहीं आप मखौल मत उड़ाइए, नहीं आप मखौल मत उड़ाइए, मैं भी आपको मखौल। आप ट्रिकल डाउन थ्योरी का एग्जांपल दे रहे हैं कि जब विकास होगा तो आप तो विकास करना नहीं चाहते हैं, आप तो वोट बैंक, आप अपने बहुजन समाज पार्टी का विवेक जी आप इंटरवीन कर रहे हैं। आप अपनी बहुजन समाज पार्टी जो विवेक जी की है बिल्कुल है, मुझे मालूम है। आप बहुजन समाज पार्टी के मायावती, मैंने देखा है, एक चीज सुनिए, लेकिन वहां भी जब सिंबोलिज्म हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके जब मायावती जी ने, कांशीराम जी, आप मेरे इस सवाल का जवाब, एक मिनट, आप लोग ऑल वर्सेज वन करते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, 1 मिनट, मुझे देखिए सब ऑल वर्सेज वन करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जब मायावती जी, कांशीराम जी ने जब अम्बेडकर जी को आगे करके राजनीति शुरू की, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उनको मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार किया। एक दलित महिला को मुख्यमंत्री दी किसी ने बनाया। आसान थोड़ी किया, आपकी मजबूरी थी, राजनीतिक मजबूरी थी। नहीं राजनीतिक मजबूरी नहीं, जैसे आपने दलितों के ऊपर एहसान कर दिया, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते। आप क्यों धैर्य नहीं रखते? जब मैं आपकी बात धैर्य सुनता हूं, आप प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते, आप प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते। आप लोग सब एक थाली में मत जाइए ना, आप वहां के छठे बट्टे मत, नहीं तो आपसे तो कोई असहमत नहीं है, आप लोगों से आपस में कोई असहमत नहीं, ये गलत। मुझे मालूम है विवेक जी मेरे मित्र है। नहीं, मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए आशुतोष जी ने जो कहा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, दिक्कत क्या है कि ये जिस पार्टी से आते हैं सिर्फ बात ही बात है। अरविंद केजरीवाल जी वाकवीर हैं और सिर्फ बातों की कमाई खा के आज वो यहाँ पहुंचे हैं। तो इनको ये पता है कि भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। एक मिनट, आप चुपचाप नहीं, ये इसका मतलब ये है कि आप इसके बाद आता हूं, ये बीच में काट रहे हैं। मैंने तो इनकी बात फिनिश कीजिए क्योंकि समय नहीं है, ये बीच में काट रहे हैं, समय नहीं है, तो इसीलिए मैं खत्म कर रहा हूँ। मैंने उसकी बात की, बिल्कुल एक बार खत्म कर रहा हूँ। देखिए मैंने इन लोगों दोनों के लिए जो बच्चों ने प्रश्न किया उसका किसी ने जवाब नहीं दिया। शशि थरूर ने जो भगत सिंह के साथ साम्यता की कन्या की, वो तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो भगत सिंह पे उन्होंने कभी भरोसा नहीं किया। और कपिल मिश्रा ने जो कहा है, आशुतोष जी बहुत चालाकी से बात को टाल गए प्रश्न को। कपिल मिश्रा ने कहा कि वहां पर बम नहीं फोड़ना है, इसका मतलब है कपिल मिश्रा उनकी आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं भगत सिंह को। देखिए भगत सिंह को रिजेक्ट कर रहे हैं कपिल मिश्रा। उन्होंने ये कहा नहीं, आप चाहते हैं देश में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुनिए, आप दोनों एक हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, ये नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड पता चल गया। सुनिए मैं चाहूंगा कि आप समाप्त करें, खत्म हो गया समय नहीं है। देखिए ये सिंबोलिज्म जो है, यानी जो प्रतीकवाद है, इसके बाद सुनिए 1 मिनट, प्रतीकवाद के कारण देश में यदि उत्थान होता है और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, जिसमें सबों का समाहित होना, यानी कि सबों को इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, जो आज तक नहीं हुआ। तो मैं 3 बिंदुओं पर अपनी बात छोटी रखना चाहूंगा प्लीज। अमिताभ जी, अब मैं आपको रोकूंगा क्योंकि कोशिश आखिरी 1 मिनट के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ से देखिए एक ही जगह सीमित हो जाएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ होने के लिए रुक जाइए, इंक्लूसिव ग्रोथ होने के लिए मैं एक बात कह रहा हूँ, रामकृपाल बाबू 1 मिनट, इंक्लूसिव ग्रोथ होने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ होने के लिए बिल्कुल इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए देश में एक स्थिर सरकार जो बनी है, ये इन लोगों को देखा नहीं जा रहा है, तो हर तरह की आलोचना हो रही है। इनको समय सरकारों को सोचना चाहिए। मैं बस 1 मिनट सबसे क्षमा चाह करके, अंबेडकर समर्थक और अंबेडकर विरोधी सभी अभी तक चल रहा है, कौन है पॉलिटिकल पार्टीज में। मैं एक बात कहता हूं, किसी ने कहा है कि आहार न अन्न है न फल, आहार है आम आदमी, सीधा आदमी, मूर्ख आदमी, बुद्धिमानों का। बुद्धिमान हमेशा मूर्ख बनाते रहे हैं। और अंबेडकर, गांवों में तो लोग जातीयता में जीते हैं, शहरों में जहां
सबसे ज्यादा अंबेडकर पर बहस होती है, गांव में नहीं होती। गांव में आदमी वो गरीबी को जीता है। हर संडे को अखबार उठा के देख लीजिए, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे आईएएस अधिकारी, सारे एकेडमिया का चरित्र नंगा हो जाएगा। मैट्रिमोनियल देख लीजिए, ये वो शहर के लोग हैं जो जातीयता में जीने के आदि नहीं, जीने के लिए मजबूर नहीं है। हकीकत ये है कि ये क्लास है जो सबसे बड़ा अंबेडकर विरोधी है, वो रहने वाला। आप कभी भी संडे का मैट्रिमोनियल उठा के देख लीजिए, जातियों के ए नाम टू पर जेड, जातियां ही नहीं साहब, वर्ण, और उसमें सब हैं, हमाम में सब नंगे हैं। उसमें हर पार्टी के लोग मिलेंगे, हर बिरादरी के लोग मिलेंगे, एकेडमिया मिलेगा, हर क्लास से बात है कि जो जाति तोड़ने की बात नहीं, मैं सीधे कह रहा हूँ, ये बुद्धिजीवी जो हैं, ये सबसे बड़े आम्बेडकर के विरोधी हैं। जो गरीबी को जीता है वहां पर, जो कास्ट सिस्टम वहां चल रहा है, आज भी ऑपरेशन यहाँ की तुलना में इतना वर्ण भेद वहां आज भी नहीं है, जहां वो जातीय व्यवस्था में जीने की मजबूरी है। क्या बात है कृपाल जी, आपने तो ऐसी बात बता दी नहीं। कि गांव स्वर्ग होते हैं। मैं स्वर्ग नहीं कह रहा हूं। के अंदर जितनी विभत्सा है, बाबा साहब अंबेडकर का वो लेख पढ़ लीजिए, मैं बता और रहा हूं। झूठा पढ़ लीजिए। आपने कभी सोचा कि वो है क्यों? विवेक जी अभी सुनिए, विवेक जी अभी सुनिए, अभी आपने सोचा कि वैसा है क्यों? सत्य पढ़ लीजिए। गांव की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। गांव की बात कर रहे हैं, मैं गांव को स्वर्ग नहीं कह रहा हूं। तो आप क्यों बात कर रहे हैं कि वहाँ जातिवाद नहीं है? वहीं पर जलाया गया, वहीं पर जलाया गया। मंदिर में आज भी पानी नहीं, मंदिर में आज भी नहीं चढ़ने देते हैं, पानी नहीं पीने देते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि कहाँ पर जातिवाद नहीं है? किस गांव में जातिवाद नहीं है? जातिवाद कौन कह रहा नहीं है भाई? आप क्या कह रहे हैं? आप जो बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर साहब, आप मेरी पूरी बात नहीं सुने। मैं कह रहा हूँ वो तो जातीयता में जीने को बाध्य हैं, वो जी रहे हैं। यहाँ बात क्यों है? यहाँ आप लोगों का चरित्र क्या है? सरकार इस तरह, यहाँ जो चरित्र है शहर में, क्या चरित्र है आप लोगों का? प्रश्न तो ये उठा, 70 वर्ष की आजादी के बाद भी लोग गांव में बाध्य रहेंगे जातिवाद में, और आप उसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर सकते। प्रताप जी, इस बहस को आखिर तक ले जाना है जी। बहुत संक्षेप में, आधे मिनट मैं आपको तुरंत बुलाना चाहूंगा। एक बार सुनिए प्लीज। शहीद आजम भगत सिंह साहब का अगर हम फिलोसफिकल चीजें देखेंगे और उनको आत्मसात करेंगे, तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, और उनके नाम से हम चीजें चलाएंगे तभी बेहतर होगा। 2009 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हरियाणा का जो हवाई अड्डा है उसका नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम से प्रस्ताव पारित किया 2009 में हरियाणा विधानसभा में। 2015 में बनके जब तैयार होता है हवाई अड्डा, तो प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन करते हैं और एक संघी के नाम पर उसका नाम कर देते हैं। तो क्या ये सच्ची श्रद्धांजलि हुई भारतीय जनता पार्टी की शहीद आजम भगत सिंह को? नंबर एक। दूसरा बिंदु जो है वो अंबेडकर साहब का है, और मेरा सीधा प्रश्न जो है अपने मित्र अमिताभ जी से है। मेरा प्रश्न ये है, भारत का विभाजन किताब में वो लिखते हैं अम्बेडकर साहब, यह बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर सावरकर और जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। यदि सावरकर हिंदू राष्ट्र के लिए एक अलग कौमी वतन का दावा करते हैं, तो मुस्लिम राष्ट्र के कौमी वतन के दावे का विरोध कैसे कर सकते हैं? अब मेरा प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ सावरकर को साथ रखेगी या अंबेडकर साहब को साथ रखेगी? जिन्ना को साथ, ठीक है, जिन्ना को साथ रखेगी। समाज में अडवाणी जी भी कहेंगे। लास्ट सेंटेंस। अभी माय डियर स्वीट फ्रेंड ने एक प्रश्न पूछा था कि मोदी जी पुरानी बातें उठा रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। आपका वर्तमान काला है। काला इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अब आप 2 सालों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ -0.32% पे चली। झूठ है, बिल्कुल गलत बात है। आप सुनिए, किसानों की आत्महत्या में 20% आप पूछिए। नहीं अरे तेज मोदी जी कांग्रेस ने इतने लंबे समय में क्या किया जो 2 साल में मोदी जी के अगेंस्ट हो रहे हैं? जाहिर सी बात है, इस पर हम जवाब के लिए कह नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की बिल्कुल कमी है। इसका सीधा जवाब ये है कि प्रतीकात्मक तौर पर बहुत सारे काम होते रहे। ऐसा नहीं है कि शहीद भगत सिंह पथ जो है वो कांग्रेस के टाइम में नहीं रखा गया, ऐसा नहीं है कि उनकी मूर्तियां नहीं बनी, ऐसा, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात किया गया क्या, उस पर मैं एक
आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा अभय सिंह संधू साहब कि क्या कोई पार्टी ऐसी है जो भगत सिंह के विचारों को आज सच्चे मायने में साथ लेकर चलने के लिए तैयार है? देखो, जो पिछला एक्सपीरियंस है उसमें तो यही है कि अभी तक कोई भी पार्टी जो है उनके विचारों के साथ बिल्कुल सहमत नहीं है। हर एक सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी ये एयरपोर्ट की बात हो रही थी, 2007 में उनकी 100 साल जन्म शताब्दी थी। उस समय ऐलान किया था पंजाब सरकार ने कि मोहाली और जो पंजाब हरियाणा की चंडीगढ़ में एक राजधानी है, वहां पर एयरपोर्ट जो है उसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 2008 में यही कोलिशन गवर्नमेंट थी पंजाब में, अकाली और बीजेपी की। उन्होंने इसका प्रस्ताव पास किया असेंबली में। कांग्रेस सरकार थी हरियाणा में, उन्होंने भी इस बात के लिए एग्री किया कि ये जो नाम है इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। 2015 में जब ये चालू हुआ, इसका इनॉग्रेशन हुआ, तो वो नाम जो है वो गायब कर दिया गया। ये किसी ने डिमांड नहीं करी थी, सरकारों ने। संधू साहब, हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं। डॉक्टर मंगल सर, एक आखिरी सवाल पूछता हूं मैं आपसे, और बहुत संक्षेप में जवाब चाहिए, 30 सेकंड में, कि क्या आपको लगता है कि कोई भी पार्टी भगत सिंह के विचारों पर आगे चलने के लिए तैयार हो रही है, या लगता है कि भविष्य में जो भगत सिंह जिस तरह के भारत की कल्पना करते थे उस तरह के भारत के रास्ते पर चल जा रही है कोई पार्टी? बहुत संक्षेप में जवाब। अभी तो कुछ ऐसा लगता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। मैं इतना ही जवाब चाहूंगा अमिताभ जी। क्या मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं कि क्या बीजेपी जिस भारत की कल्पना भगत सिंह करते थे, और मेरे पास एक दस्तावेज है जिसमें भगत सिंह ने कैसे भारत की कल्पना की थी वो सब कुछ लिखा हुआ है, मैं फिर किसी दिन आपसे पूछूंगा। बिल्कुल, क्या बिल्कुल तैयार है? भारतीय जनता पार्टी वर्ग मुक्त और जाति मुक्त समाज जो कि आर्थिक रूप से एक विश्व की महाशक्ति बने, इसके लिए न सिर्फ कृत संकल्प है बल्कि इसके लिए प्रयासरत भी है। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि ये सिर्फ 2019 में जब दोबारा चुनाव जीतेगी भी भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद अगले 10 साल का जो रनअप है उसमें विश्व की महाशक्ति बनेगी भारत, और वो सिर्फ अकेले दम पे नहीं, सभी जातियों को साथ लेकर। आशुतोष जी, बहुत संक्षेप। हमारे मित्र अमिताभ जी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल भगत सिंह जी इस देश के अंदर साम्यवादी क्रांति के प्रेरणा पुरुष थे, और कहते थे कि इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी सर्वहारा का की डिक्टेटरशिप। कम्युनिज्म तो हार गया अब तो दुनिया भर में। मैं भगत सिंह के उस भारतीय सपने के बारे में बात कर रहा हूं जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हो। बिल्कुल रखता हूं। या तो फिर आप बोलो इस देश के वर्ग मुक्त और जाति मुक्त का मतलब क्या है? जी, वर्ग मुक्त और जाति मुक्त का मतलब क्या है? क्या इस राउंड में इंटरफेयर नहीं करें? टाइम नहीं है हमारे पास अमिताभ जी, बिल्कुल टाइम नहीं है इस राउंड में। ये बस आखिर है। मैं एक बात कह रहा हूं। मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं। सवाल यह है कि भगत सिंह ने कहा था इस देश के अंदर लेनिन से प्रभावित होकर कम्युनिस्ट क्रांति होनी चाहिए और सर्वहारा की जो डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। आज कितने लोग उससे सहमत? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, खासतौर से वो जो मोदी जी वहां खड़े होकर बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को एक देशद्रोही संगठन बनाने की तानाशाही लाना चाहते हैं, मतलब देश में। आप भगत सिंह की बात कर रहा हूं? नहीं, आप लोग भगत सिंह की बात कर रहा हूं। देखिए, आप चीन के सारा मुझे काटना पड़ेगा क्योंकि इस दौर में हमारे पास टाइम ही नहीं है। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर की जो मानी जानी चाहिए वो आज के समकालीन समय में भाईचारा, बंधुत्व, उसकी नितांत कमी है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यू कैन लेजिस्लेट फॉर इक्वलिटी, यू कैन लेजिस्लेट फॉर लिबर्टी, बट यू कैनॉट लेजिस्लेट फॉर फ्रेटर्निटी। भाईचारे के लिए कोई कानून नहीं बना सकते, स्वतः प्रतिस्फुटित होना पड़ेगा। देखिए, दोनों की विचारधारा, अंबेडकर जी की और भगत सिंह साहब की, समता मूलक समाज की रचना करने की है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि लोगों को आप अधिकार, अगर आप संविधान सम्मत अधिकार देते हैं तो निश्चित रूप से लोगों का भला होता है। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे ऐसे संविधान सम्मत अधिकार दिए, मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सारे कांग्रेस पार्टी ने कही। लास्ट सेंटेंस, हालांकि हम ये देखते हैं मेरे मित्र किसी और दिन लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा। और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जितनी भी होली किताबें हैं वो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से हो सकती हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए संविधान महत्वपूर्ण है। संविधान से होली कुछ भी नहीं।
ये सारी पार्टियां देखिए, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज किसी की भी राह पे चल सकती हैं, बशर्ते वो राह वोट तक पहुंचाती हो। वाह, सीधी बात है। वोट मिल जाए तो हाँ, उस रास्ते पे चलेंगे। और रही बात कौन सी पॉलिटिकल पार्टी तब चलेगी, ये चॉइस का विषय नहीं है। जिस दिन जनता मजबूर करेगी, इट्स ए कंपल्सन, जिस दिन आपको लगेगा कि अब बिना वो राह पकड़े वोट नहीं मिलने वाला है, उस दिन आप बाबा साहब आम्बेडकर की राह पे चलेंगे। वो दिन अलग बात है। अभी डिवाइड एंड पॉलिटिक रूल होता है, बहुत सारे उस तरह से एक सोशल फोर्सेस के चलते पॉलिटिकल पार्टी अपनी राह बदलती रही हैं, और आगे भी जब समाज का वो दबाव पड़ेगा तो दे विल बी बाउंड टू चेंज। उसके पहले जहां वोट मिलेगा वही राह पकड़ेंगे, वोट के लिए राह पकड़ेंगे। अब मैं आपसे एक आखिरी पोल करना चाहता हूं। जिन लोगों को लगता है आजकल की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भगत सिंह के रास्ते पर चल रही हैं, चल सकती हैं, और डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चल रही हैं, चल सकती हैं, वो कृपया हाथ उठाएं। सवाल ठीक से समझ लीजिए। आपको लगता हो कि वो उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, सामाजिक बराबरी को लेकर, धार्मिक बराबरी को लेकर, क्या ऐसी स्थिति है? अगर है तो हाथ उठा के हाँ कहिए, और नहीं है तो हाथ उठाइए और नहीं कहिए। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, जाहिर सी बात है कि आम जनता अभी भी संतुष्ट नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन लोग असंतुष्ट हैं। लोगों को राजनीतिक दलों से जो उम्मीद है वो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता। अंबेडकर और भगत सिंह अलग अलग रास्ते थे, अलग अलग सोच भी, लेकिन कहीं ना कहीं से एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, दोनों समाज में बराबरी चाहते थे, दोनों धार्मिक जातिगत भेदभाव को खत्म करना चाहते थे, और दोनों एक समतामूलक समाज की बात करते थे। लेकिन उस तरह के समाज की तरफ बढ़ती हुई राजनीतिक शक्तियां अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। महापंचायत में आज इतना ही। अभय सिंह संधू जी, आशुतोष जी, अमिताभ सिन्हा जी, प्रोफेसर विवेक कुमार, राम कृपाल जी और राजीव त्यागी जी, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिनने जिस तरह से जोश के साथ आम जनता ने भाग लिया, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।